दोस्तों, एक देश जिसका नाम भारत, उसके टुकड़े होते हैं और पुराने साम्राज्य की बात करें तो अखंड भारत का जिक्र होता है। आज फिर से मुद्दा गरमाया है, जो मुद्दा है बांग्लादेश से संबंधित है। मेरे साथ हैं अभिषेक जी, विषय पर चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर, तबीयत दुरुस्त? बिल्कुल बढ़िया। घर परिवार सब कुशल मंगल? सब सर कुछ बढ़िया जी। अब सर, घर परिवार हमारा जो है भारत में है और मुद्दा जो है भारत और बांग्लादेश का है इस वक्त जी। एजुकेशन से आपका संबंध है, शिक्षा जगत से। तो सर, स्टूडेंट्स के ऊपर जो है सबसे पहले मैं देखता हूं क्या इम्पैक्ट इस चीज का रहेगा। एक स्टूडेंट जो है वो एस्पिरेंट है, आईएएस बनना है, किसी ने डॉक्टर बनना है और पहुंचने वाले गूगल तक भी पहुंच रहे हैं जी। लेकिन जब इम्पैक्ट इंटरनेशनल बाउंड्रीज पर आता है तो क्या स्टूडेंट पर इम्पैक्ट आता है? एक हिंदू राष्ट्र की बात होती है एक तरफ और एक तरफ मुस्लिम राष्ट्र की बात होती है। पढ़ने वाले विद्यार्थियों को राजनीति से कितना संपर्क रखना चाहिए? क्या पढ़ने वाले बच्चों को राजनीति के संपर्क में आना ही नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है, क्योंकि राजनीति समाज जीवन का हिस्सा है और हम समाज से कटे हुए नहीं हैं। बांग्लादेश में जो हुआ कि एक आंदोलन बताया गया जो विद्यार्थियों से आरंभ हुआ, दरअसल ये प्रायोजित है, ये अमेरिका से प्रायोजित है, ये चीन से प्रायोजित है। सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है कि अमेरिका और चीन एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन बांग्लादेश में दोनों के अपने इंटरेस्ट हैं, इसलिए इन दोनों की तरफ से ये आरंभ हुआ है। विद्यार्थियों के नाम से हुआ। मजेदार बात है, अफगानिस्तान में जो तालिबान है, जिनका शासन है, तालिब का मतलब ही विद्यार्थी है, तो केवल ये कह दिया जाए कि विद्यार्थियों का आंदोलन है, इसका मतलब सब अच्छा है, ऐसा नहीं है। और विद्यार्थियों की राजनीति में रुचि है, ये एक अलग बात है, पर विद्यार्थियों का उपयोग करके जियोपॉलिटिक्स को डाइवर्ट किया जाना, विद्यार्थियों के नाम पर दुनिया में अस्थिरता फैलाना, सांप्रदायिक उन्माद फैलाना, ये बांग्लादेश में हुआ है। सर, बांग्लादेश की जो चर्चा है इंडिया में बहुत हुई। अब इस चीज को जो स्टूडेंट्स का नाम लेकर आप कह रहे हैं कि बढ़ावा दिया गया, ऐसा ही एक मुद्दा अभी यूपी में हुआ एग्जाम कंडक्ट को लेकर के जी। एक डेट पे कराए जाएं, मल्टीपल डेट्स नहीं होनी चाहिए। तो क्या ऐसा कुछ रिलेशन है आपस में कि इस तरह के मुद्दे से जो है बात बढ़ी आगे? विवाद को बढ़ाना। इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस होता है जेईई का एग्जाम, वो कई दिनों में होता है, 5 दिन 7 दिन 10 दिन तक ये परीक्षाएं होती है ऑनलाइन मोड में। जब परीक्षार्थी बहुत ज्यादा हैं तो एक से अधिक दिनों में भी परीक्षा करवाई जा सकती है, पर विरोध में आने के लिए किसी भी मुद्दे को उठाकर विरोध किया जाए, किसी भी तौर में किसी भी तरीके से भड़काया जाए लोगों को, जो प्रयागराज में हुआ, परीक्षाओं के नाम पर भड़काया गया, तो ये सामान्य बातें हैं। परीक्षाएं कई दिनों में होती है, परीक्षार्थी ज्यादा हैं, तो अनावश्यक इनको मुद्दा बनाकर विरोध के लिए विरोध है बस। क्या वो भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस्ड एक आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये राजनीति से प्रेरित है। परीक्षा अगर अधिक दिनों में होगी तो परीक्षा का नियंत्रण अच्छा होगा। जी। जेईई का एग्जाम इतने अच्छे से हो रहा है, कई कई दिनों में एग्जाम होता है, साल में 2 बार ये एग्जाम होता है। तो ऐसा भी है कि कुछ ऐसे संगठन रहे हों वहां पर भी, बांग्लादेश की अगर हम बात करें, वहां से ये जो है तूल दे दिया गया मुद्दे को। सरकार का काम सहजता से है, सरकार के काम में धैर्य होना चाहिए। बांग्लादेश में जो ये आंदोलन आरंभ हुआ, ये क्यों हुआ कि विद्यार्थियों ने जब विरोध करना शुरू किया तो सरकार ने कठोरता दिखाई। भारत में भी इस तरह के आंदोलन कराने के प्रयास हुए, अपने यहाँ अनेकों ऐसे आंदोलन हुए जब लोग कह रहे थे कि भारत की जो सरकार है ये डंडे क्यों नहीं बरसाती। दरअसल सरकार का काम सहिष्णुता का है। बांग्लादेश की सरकार से यह गलती हुई कि विद्यार्थियों के नाम पर जब आंदोलन आरंभ किया गया, आरक्षण विरोधी आंदोलन बांग्लादेश में चला, तो सरकार ने कठोरता दिखाई। इस कारण बांग्लादेश का वो सामान्य विद्यार्थी भी, जिसको राजनीति की ज्यादा समझ नहीं है, उसको नहीं पता कि हमारे पीछे आंदोलन को बढ़ाने के लिए अमेरिका से, चीन से पैसे आ रहे हैं, जॉर्ज सोरोस की शक्ति लगी है, बाइडेन के परिवार के लोग इसमें लगे हुए हैं, तो वो ये समझ नहीं पाए और उनको केवल ये लगा कि विद्यार्थियों के विरुद्ध ये सरकार का कृत्य है, तो चलो हम विरोध करते हैं और हम आगजनी करते हैं, लूटमार करते हैं। एक ऐसा ही और बड़ा आंदोलन किसानों से संबंधित भी भारत में हुआ। जी।
बिल्कुल। क्या आप समझते हैं वो भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था? देखिए, जो किसान आंदोलन हुआ था उसके पीछे भी बाहर से प्रायोजित व्यवस्थाएं तो लगी थी। ये हम सब ने देखा था। मैं उस किसान आंदोलन में 2 दिन पूरा समय मैंने लगाया, सुबह से लेकर शाम तक। किसानों के नाम पर जो आंदोलन आरंभ हुआ उसमें कुछ किसान भी थे जो, जैसे विद्यार्थियों के आंदोलन में कुछ सहजता से विद्यार्थी आ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारे खिलाफ अन्याय है। किसान आंदोलन में किसान भी थे, भोले भाले किसान भी थे, इसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन किसान आंदोलन में एक बहुत बड़ी प्रायोजित शक्ति भी लगी थी। और अपने इस शहर में भी यहां लोग कह रहे थे कि भाई जब ये किसान आंदोलन के नाम पर इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है तो सरकार डंडे क्यों नहीं बरसाती। सरकार ने डंडे नहीं बरसाए और इन बातों को सहा। 1 साल तक ये सब कुछ सहा। ये बता रहा है कि सरकार ने कितनी गंभीरता से, कितनी मैच्योरिटी से इस चीज को हैंडल किया, जो बांग्लादेश में सरकार ने नहीं किया। और इसीलिए आज उस प्रधानमंत्री को अपदस्थ होकर भारत में निर्वासन में जीना पड़ रहा है। जी, अभी कुछ समय पहले की बात है जब भाजपा सरकार ही थी, मोदी गवर्नमेंट, बांग्लादेश के साथ कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी थे जी, और कुछ जमीन शायद उन्हें दी भी गई जी, ताकि ये मसला जो है सुलझाया जा सके। तो इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने के बाद भी सामने से नेगेटिविटी आ रही है। वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है इंडिया आती हैं, इंडिया के खिलाफ एक षड्यंत्र हो जाता है वहां पर। ऐसा क्यों? 2 बातें हैं। देखिए, शेख हसीना वहां निरंतर सरकार में थी। 2018 में ये फिर से जीत के आई। शेख हसीना के समय से भारत के साथ संबंध अच्छे हैं। जमीन के हिस्से का जो लेना देना है, प्रधानमंत्री जब नरसिंह राव थे तो कुछ गांव हैं, एक क्षेत्र है जिसका नाम था 3 बीघा, मतलब वो जमीन तो बहुत ज्यादा थी पर उस स्थान का नाम था 3 बीघा। वो उस जमीन का बांग्लादेश के साथ हस्तांतरण हुआ सहजता के लिए। उसके बाद भी जब बेगम खालिदा जिया की सरकार वहां आई तो भारतीय जो पैरामिलिट्री है हमारी BSF, उसके जवानों के साथ बर्बरता की गई थी। जब शेख हसीना सत्ता में है तो भारत के साथ अच्छा संबंध है। बांग्लादेश कपड़ों के रोजगार में, अन्य कई व्यवसाय में भारत से बहुत अच्छा कर रहा था और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था अच्छी थी क्योंकि शेख हसीना की जो सरकार थी वो सेक्युलर थी, वास्तविक अर्थों में सेक्युलर थी। वहां सभी धर्मों का सम्मान था और वो व्यवस्था एकदम ठीक चल रही थी। अब क्या हुआ, भारत से संबंध तब बिगड़े हैं जब अन्य पार्टियों की सरकारें आई है। शेख हसीना के हटने के बाद फिर से जो फंडामेंटल इस्लामिक फोर्सेस हैं वो विद्यार्थियों का नाम लेकर आगे बढ़ी है। तो अगर शेख हसीना सरकार में रही हैं तो हमेशा भारत के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। इनके पिताजी शेख मुजीबुर रहमान थे जिनके समय में बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन किया भारत की सरकार ने। जी, हमने एक प्रधानमंत्री को भी ऐसे ही एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट में खो दिया था। जी, उनका नाम राजीव गांधी। जी, जी, तो क्या आपको लगता है आज का एनालिसिस ये देख करके जो हालात हैं, क्या ये मीडिया बढ़ा चढ़ा के इंटरनेशनल इसको दिखा रहा है या कोई और औचित्य इसके पीछे है, कारण है? देखिए, बांग्लादेश में आंतरिक संघर्ष बहुत बुरे दौर में है। राजीव गांधी जी की जो घटना थी उसको इससे हम नहीं जोड़ेंगे। क्यों? वो राजीव गांधी की तरफ से गलती थी। श्रीलंका में भारतीय मूल के जो लोग हैं तमिल, उनकी सिंहलों के साथ लड़ाई थी और उनकी वो मानवाधिकार की लड़ाई थी। वहां उनका राजनीतिक संगठन बन गया था LTT। श्रीलंका के 2 पक्षों के बीच की लड़ाई में भारत ने अत्यधिक हस्तक्षेप किया और तमिल लोगों के साथ युद्ध के लिए भारत की सेना उतारी। तो इसमें भारत की तरफ से भी आंतरिक विरोध था। हमारे दक्षिण के राज्य विशेषकर तमिलनाडु के लोगों का इस बात से विरोध रहा। यहां बांग्लादेश में हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे, हमें तो हस्तक्षेप करना चाहिए, उस तरह से नहीं जिस तरह से राजीव गांधी ने किया। पर क्योंकि वहां हिंदू धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं और उन पर अब बहुत अधिक अत्याचार हो रहे हैं, तो भारत को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष हस्तक्षेप करना चाहिए। ये देश भर में आप देखेंगे छोटे छोटे प्रदर्शन बड़े हो रहे हैं। तो सरकार को इसमें कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सवाल करना चाहिए, इस प्रश्न को उठाना चाहिए। श्रीलंका में जैसे आपने बताया 2 कम्युनिटीज की लड़ाई थी। जी, मणिपुर हिंसा का हम जिक्र करते हैं, वहां पर भी 2 कम्युनिटीज की लड़ाई होती है। जी, अभी
आंतरिक मैटर जो हैं उस पर हाईलाइट कम करता है मीडिया। अगर हम देखें आज के दौर में उसकी बात कम होती है, जो कि हमारा अपना मसला है, बजाय कि इंटरनेशनल जो ये डिस्प्यूट है इसको ज्यादा मिर्च मसाला लगा करके आपको क्या लगता है दिखाया जाता है, या ये बड़ा मुद्दा है उससे? देखिए, बांग्लादेश का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। एक बड़ी जनसंख्या है जो आज वहां प्रताड़ित है, परेशानी में है। हाँ, ये बात जरूर है कि जैसे मणिपुर की बात है, मणिपुर की बात अब सामने आ रही है। मणिपुर में जो ये प्रताड़ना और ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कुकी और मैतेई समुदायों के बीच में, ये पहले भी थे, पर उसमें एक पक्ष को सरकार का समर्थन था। अब सरकार इस आतंकवाद में शामिल नहीं है, तो अब सरकार दोनों पक्षों के बीच में सामूहिक शांति का प्रयास कर रही है। और ये भारत के बाहर से जो वहां कुकी समुदाय है उनको हथियार देकर लड़ाना, भड़काना, ये म्यांमार से और चीन से जो हो रहा था वो भारत की सरकार ने रुकवाया है। पहली बार मैतेई समुदाय की आवाज को भारत ने उठाया है। ये नैरेटिव यहां के मेन स्ट्रीम मीडिया को सूट नहीं करता, इसीलिए मणिपुर को एक विशेष चश्मे से वो देख रहे हैं। बांग्लादेश एक व्यापक समस्या है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ जो भीषण अत्याचार और बर्बरता हो रही है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और इसको मेन स्ट्रीम मीडिया इसलिए दिखा रहा है आज क्योंकि भारत का बहुसंख्यक समाज इसके विरुद्ध खड़ा हो रहा है। अभी हम बात करते हैं मुस्लिम वर्सेस हिंदू, जो कि ज्यादा हो रहा है जी, इस विषय को लेकर के। शेख हसीना को भी तो हमारी सरकार ने पनाह दी है जी, वो मुस्लिम है जी। तो क्या ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं है? शेख हसीना, आप उनके पिछले 15 साल के कार्यकाल को देखेंगे तो शेख हसीना के कार्यकाल में हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं किया गया। किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय की जो मूल भावना है वो मनुष्य का कल्याण है, भाईचारा है। पर जब उसमें अत्यधिक फंडामेंटलिस्ट लोग जुड़ जाते हैं, केवल हम ही सही। देखिए, जो सेमेटिक रिलीजन है, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, सेमेटिक्स के अंदर एक फंडामेंटल समस्या यह है कि उनकी मान्यता यह है कि केवल हम ही सही। हमारी जो सनातन की परंपरा है, जो हिंदू की परंपरा है, हम कहते हैं कि सभी सही। तो ये लड़ाई मूल रूप से इसी कारण से है कि सेमेटिक्स समझते हैं कि केवल हम ही सही। अब शेख हसीना को लेकर विषय यह है कि भारत ने उनको इसलिए शरण दी है क्योंकि जैसे भारत में प्लुरल है, बहुलता है, बांग्लादेश में उन्होंने बहुलता को कायम किया। तो उनका मुस्लिम होना महत्वपूर्ण नहीं है, उनका ईमानदारी से सरकार चलाना महत्वपूर्ण है। डेमोक्रेटिक फोर्सेस को जिंदा रखना भारत की जिम्मेदारी है। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। जी, अब ये दो टाइप के मुस्लिम हो गए फिर इस हिसाब से, तो एक शेख हसीना जी वाले, एक दूसरे वाले हैं जी। और एक मुस्लिम नेता हमारे यहां भी हैं, ओवैसी साहब जी। इतना कट्टरवाद है। और पॉलिटिकल पार्टी जो कि भाजपा है उसका नाम सीधा जोड़ के देखा जाता है, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, इसके चाइल्ड बताए जाते हैं, आरएसएस से निकले हुए हैं ये सब जी। अभी जो बातें होती हैं, हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, इस तरह कर दिया जाए, मतलब सभी विचार देते हैं। एक सज्जन, अभी मैं सोनीपत में जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो गया, वो माइक पर कह रहे थे कि बांग्लादेश के भी टुकड़े होने चाहिए, ऐसा उनका मन का भाव था। सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं स्टार्टिंग में जो बात कर रहा था, भारत के टुकड़े हो गए, एक देश के दो हो गए, इस तरह बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। धरती की अगर बात करें, जैसे बहुत छोटे छोटे देश हैं, जितना हमारे यहाँ स्टेट होता है इतने बड़े बड़े भी देश हैं, हरियाणा जितने देश हैं, उस पर आप क्या विचार रखते हैं? ये समाज में अभी काफी तेजी से आ रहा है कि बांग्लादेश में जो बहुसंख्यक समुदाय है उनसे प्रताड़ित हिंदुओं के लिए बांग्लादेश के अंदर भी आवाज उठी है, भारत में भी आवाज उठ रही है कि उनके लिए एक अलग देश बने। मेरे हिसाब से ये समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि जनसंख्या का असंतुलन, चेंज ऑफ डेमोग्राफी, ये तो फिर से हो जाएगा। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, कहा गया कि मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान बना, लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम भारत में हैं और उनमें से काफी संख्या में ऐसे भी मुस्लिम हैं जो भारत में बहुत खुश हैं, भारत की धरती से प्रेम करते हैं और भारत में ठीक से रहते हैं। संख्या उनकी कम है या ज्यादा है, इस पर विवाद हो सकता है,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन सभी का संगठन है जो इस धरती से प्रेम करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। संघ से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं एक छोटी सी बात इसमें लूंगा, जो आपने बात अभी कही, संघ से मुस्लिम भी जुड़ा हुआ है और हिंदू भी जी, लेकिन विश्व हिंदू परिषद जो है एक इकाई या चाइल्ड जिसको बोला जाता है, माना जाता है जी, वो मांग करता है हिंदू राष्ट्र की। ये कैसे आप मतलब इक्विवेलेंट इसको करेंगे, या वो क्या कहते हैं LHS इज इक्वल टू RHS? ठीक है। देखिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं है, क्योंकि भारत तो हिंदू राष्ट्र है, हजारों वर्षों से है, लाखों वर्षों से है। हाँ, हिंदू राष्ट्र होने का मतलब राजनैतिक सत्ता है, ऐसा नहीं है। लोग ये कहते हैं कि बांग्लादेश में से हिंदुओं के लिए एक राष्ट्र बनना चाहिए, है ना, राष्ट्र की संख्या बढ़नी चाहिए। मेरा तो विचार यह है कि धार्मिक भेदभाव को समाप्त करके वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत और म्यांमार, ये सभी एक राष्ट्र हैं। हम सबके पूर्वज एक हैं। अफगानिस्तान तक हमारा भगवा ध्वज लहराया करता था। हम सबकी संस्कृति एक है। आप बिहार में जाएंगे, वहां देखेंगे मुस्लिम परिवारों में महिलाएं सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है। अफगानिस्तान में ऐसे कई कबीले हैं, ईरान तक ऐसे कबीले हैं जो हिंदू देवी देवताओं को पूजते हैं। तो संस्कृति के आधार पर एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कल्पना है, जिससे पूरी दुनिया में शांति हो। राजनीतिक सत्ता बदलती रहेगी, राजनीति बदलती रहेगी, सांस्कृतिक एकता, मनुष्य के बीच में भाईचारा, ये महत्वपूर्ण है। ये हिंदू राष्ट्र है। आपकी बातों से दो प्रश्न मैं लूंगा। पहला ये कि जितने आपने नाम लिए देशों के, ये सब एक हो जाने चाहिए, जो अखंड भारत की एक बात होती है जी। तो फिर ये पाकिस्तान नाम हट जाएगा उसमें से, ये इनके झंडे जो हैं अलग अलग नेशंस हैं। ये आपकी बात से यही रिजल्ट मैं उसका लूं कि ये सब हटके एक भारत का तिरंगा ही रहेगा इन सब नेशंस पे फिर? हाँ, ये देखिए, ये प्रतीक है। जैसे भगवा ध्वज है, भगवा ध्वज एक प्राचीन सांस्कृतिक प्रतीक है जो लाखों वर्षों से है। आज भारत में हम जिस संविधान से शासित हैं, उसके संविधान के द्वारा अंगीकार किया गया ये तिरंगा झंडा है। इसका भी हमारे लिए उतना ही महत्व है। पाकिस्तान का अपना कुछ झंडा है, बांग्लादेश का अपना झंडा है। कितनी मजेदार बात है कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रगीत है वो भी रविंद्रनाथ ने लिखा है। हमारा भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो भी रविंद्रनाथ ने लिखा है। सर, मैं जो प्रश्न पहले वाला ले रहा हूं दोबारा से, जी, इन सब के झंडे हटके एक तिरंगे के नीचे ये सब देश आ जाएं, ऐसा हाँ, एक प्रतीक हो, बिल्कुल, फिर सबका राष्ट्रगान भी एक होगा, बिल्कुल। तो आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो बना है, उन्होंने POK भी एक आता है एरिया, अभी तो उसके साथ ही जद्दोजहद चल रही है, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं इतने सारे देशों को इकट्ठा कर देना और भारत टैग नेम, जो अखंड भारत वाली बात होती है, क्या ये पॉसिबल आपको लगता है? देखिए, क्या किसी ने सोचा था कि ईस्ट और वेस्ट जर्मनी एक हो जाएंगे? नहीं सोचा था। दरअसल कालचक्र में राजनीतिक परिवर्तन को समय लगता है। भारत हजारों वर्षों की संस्कृति है। भारत के ये जो टुकड़े हुए हैं, ये पिछले करीब 150-200 वर्षों में हुए हैं। हजारों वर्ष की संस्कृति है। ऐसा होता है ना कि परिवार में 3 भाई हैं, मनमुटाव हो गया, अलग अलग हो गए, थोड़े दिनों में लगा कि जब हम बट गए हैं तो अब हम कट रहे हैं, सब मिलके एक हो जाएं। जी। अमेरिका आज भारत से अलग व्यवसाय कर रहा है, पाकिस्तान से अलग व्यवसाय कर रहा है और दोनों से बार्गेन कर रहा है। क्या ही मजेदार बात हो कि भारत और पाकिस्तान एक राष्ट्र हो जाए। क्या ही मजेदार बात हो कि बांग्लादेश एक राष्ट्र हो जाए। हमारी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी हो जाएगी। क्रिकेट को लेकर बहुत झगड़ा रहता है भारत पाकिस्तान में। दुनिया के सबसे शानदार बैट्समैन भारत के पास हैं, दुनिया के सबसे शानदार, मैं क्रिकेट कम देखता हूं लेकिन उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, दुनिया के सबसे शानदार बॉलर पाकिस्तान के पास हैं। क्या ही बात बने कि क्रिकेट टीम हो जाए। अभी दूसरे प्रश्न पे मैं आऊंगा, लेकिन इन बातों से एक और चीज निकालता हूं मैं। अगर उनमें से कोई ये कह दे, सपोज पाकिस्तान ये कहता है कि भाई सब एक हो जाओ और ये पाकिस्तान हो जाए, या बांग्लादेश ऐसा कह दे कि सब एक हो जाओ और बांग्लादेश कर दें इसका नाम, तो फिर कैसा प्रतीत होगा? क्योंकि अब सब नेशंस अलग अलग हो चुके हैं, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी बन चुकी है। ये उस तरह है कि शीशा एक बार टूट गया
तो आप कैसे ही चिपका लो, वो तरेड़ तो नजर आएगी उसके अंदर। अब आप वाली जो बात है, उनमें से कोई ये कह दे, अब श्रीलंका कह दे, छोटा सा देश है, कि भाई हमारा झंडा सब जगह चलेगा, श्रीलंका नाम हो जाए, जो अखंड भारत की हम बात करते हैं, तो उस पर क्या विचार रखेंगे फिर आप? देखिए, एक सामूहिक प्रतीक बनाया जा सकता है। बंगाल की अपनी एक पहचान है, अफगानिस्तान की अपनी एक पहचान है, श्रीलंका के सिंहलों की अपनी एक पहचान है, पर इन सब भेदों के बावजूद हमारे पूर्वज एक हैं। तो हमारी सबसे पुरानी सांस्कृतिक पहचान क्या है? हमारी पहचान हमारे पिताजी से है, पर उससे बड़ी पहचान हमारे दादाजी से है। तो हम अपनी जड़ को अगर पकड़ें तो मूल जो तत्व है, क्यों हमने कहा कि भगवा झंडा, ये भगवा झंडा उनका भी है, हमारा भी है, मिस्र तक के जो लोग हैं उनका भी है। तो हमारा जो मूल है, जो मूल प्रवृत्ति है, हम उसको लेकर अपनी एक राष्ट्रीयता, इस पर सहमति ना बने, समस्या क्या है? जैसे सार्क देशों का एक सामूहिक ध्वज बन सकता है, बना है, यूरोपीय यूनियन का अपना एक कॉमन प्रतीक बना है, उनकी एक कॉमन मुद्रा, एक सामान्य एक जैसी उनकी मुद्रा बनी है। अनेकों रास्ते अनेकों निकल सकते हैं। भेदों को समाप्त करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम अलग अलग राष्ट्रीयता कभी नहीं थे। बांग्लादेश पाकिस्तान से क्यों अलग हुआ? क्योंकि पाकिस्तान की भाषा जबरन उनके ऊपर उर्दू थोपी जा रही थी और वो कह रहे थे कि हमारी संस्कृति तो बांग्ला है। अर्थात भेदों में हम कितना भेद करें? मनुष्य को जातियों में बांट दिया, रंग में बांट दिया, स्त्री पुरुष में बांट दिया, दलित शोषित अलग अलग में बांट रहे हैं। हम मूल में जाएं तो हम सभी एक हैं। तो एकीकरण पर दुनिया का ध्यान जाना चाहिए, धीरे धीरे जा भी रहा है। पाकिस्तान में बड़े बड़े ऐसे विद्वान हैं जो इस एकत्व की बात कर रहे हैं। जी, अब मैं जो दूसरा प्रश्न था आपकी बातों से मैं ले रहा था, और थोड़ा थोड़ा आपने जो अभी अंतिम बात कही कि एकीकरण, सेक्युलर एक शब्द आता है हमारे संविधान में, उसको लेकर के बड़ा झगड़ा है जी। अब आपने सारे एक कर दिए, शायद उस समय पर इस्लाम ना हो, क्योंकि इनकी इस्लाम की, यहूदी की या कोई और पंथ है, इनकी डेट्स मिलती हैं आपको जी। सनातनियों की डेट्स नहीं मिलती हैं कि ये महाभारत कब हुई, या अपना गीता का उपदेश है, और इनके सन और वो चीजें बहुत पुरानी चली जाती हैं। ऋग्वेद की बात करें तो और पीछे चले जाते हैं। तो जब अब सब कम्युनिटीज अलग अलग हैं, वो उस तरह से जी रहे हैं, तो जब आप एक कर देते हैं, और ये सेक्युलर शब्द है, सेक्युलर यही है कि धर्म निरपेक्ष है, तो उस समय पर क्या होगा? क्या आपको लगता है काट मार नहीं होगी? क्या इंडिया पाकिस्तान जब डिवाइड हुए तो ये सब चीजें हुई उस टाइम, और धर्म से संबंधित हुई, और जब एकीकरण की बात होगी तो क्या ये दोबारा नहीं होंगी चीजें? एक करने में लड़ाई नहीं होती है, बांटने के लिए लड़ाई होती है। भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ इसीलिए युद्ध हुआ। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आप ठीक कह रहे हैं, एकीकरण, ये आपका मत हो सकता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा जैसे कि श्रीलंका कहे कि भाई सभी श्रीलंका का झंडा लगाओ इसके नीचे, जैसे आपने सार्क देशों की बात करी, तो बांग्लादेश कहे ये हमारे अंडर में आ जाएं सारे, नेपाल कहे हमारे अंडर में आ जाएं, तो फिर क्या मतभेद नहीं होंगे? क्योंकि अब कम्युनिटीज बहुत सारी हैं, शायद उस वक्त कम्युनिटीज कम रही हों, या रिलीजन की जो हम बात करते हैं, मैं तो ऐसा समझता हूं धर्म यह है कि मां का बेटे के प्रति, लेकिन अब धर्म जो है इस्लाम, हिंदू और इन तरह की चीजें हैं। तो जब वो डाइवर्सिफाइड कम्युनिटीज हैं बहुत सारी, उनको आप एक करने की बात कर रहे हैं, और सेक्युलर शब्द को हटाने की बात साथ में होती है, हिंदू राष्ट्र की बात होती है, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा? प्रतीकों की बात है तो एक ऐसा ध्वज बन सकता है जिनमें सभी सांस्कृतिक समूहों का चिन्ह हो। एक साथ करने की बात है अगर, तो भाषा का भेद कि कितनी भाषाएं हो, आवश्यक नहीं है ना कि हम कहें एक ही भाषा हो। दुनिया के कई ऐसे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, जहां 5-5, 6-6 भाषाएं हैं। हम बांग्ला भी हमारी मुख्य भाषा रहे, तमिल भी हमारी मुख्य भाषा रहे। ऐसा हो सकता है कि सारे सरकारी डॉक्यूमेंट 8 या 10 भाषाओं में बनाए जाएं। खूब सहजता से दुनिया के कई देशों में ऐसा चल रहा है। अर्थात एक दूसरे को सहना। अगर बांग्लादेश कहे कि हमारा ध्वज हो, इसके बजाय ये समाधान निकलेगा कि 5-6 संस्कृतियों के सभी मुख्य मुख्य प्रतीकों को लेकर एक बड़ा ध्वज बनाया जाए। अर्थात भेद को समाप्त करने के लिए जब प्रयास किए जाएं। आपकी बातों से ही ये चीज ले रहा हूं, तिरंगा हट जाएगा फिर?
ये तो हम एक संकल्पना की बात कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। नहीं, आपने जिस तरह से कहा कि सभी एक हो जाएं, और पहली बात ये थी सर कि तिरंगे के नीचे आ जाएंगे, जो हम बात कर रहे थे। हाँ, ये भगवा ध्वज के नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अभी आप दूसरे पहलू पे आ गए हैं। अभी बहुत लंबा सेशन हमारा नहीं हुआ। तो जब मैं ये समझता हूँ एक इंटेलेक्चुअल आदमी है जो बहुत सारे लोगों से डील करता है, रोज पढ़ाता है, जब आपके माइंड में ये चीज चेंज हो सकती है क्लिक होकर के, तो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। हाँ बिल्कुल। और जो एक कट्टरवाद बन गया है आज की डेट में, नाम दिया जा रहा है और सब ने अपना अपना झंडा उठाया हुआ है, ये कैसे मैनेज होगा? फिर होगा, देखिए क्या होता है, समय के साथ विचार बदलते हैं, समय के साथ संस्कृतियां बदलती है। आज अफगानिस्तान में जो संस्कृति है आज से 500, 600, 1000 साल पहले नहीं थी। समय के साथ चीजें बदलती हैं, लोगों के विचार बदलते हैं, खान पान बदलते हैं। भेद समाप्त होने में भी समय लगेगा। आखिर ये जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं ये बहुत हाल फिलहाल में आई है। मूल तत्व अगर आप देखेंगे तो भारत में जो बहुलता है, एक दूसरे को सहना, अनेकों संप्रदाय के बाद भी, अब देखिए भारत में पूजा पद्धति अलग अलग है। जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, कबीरपंथी है। सिखों में भी अनेकों प्रकार के हैं, नामधारी सिख अलग हैं, उदासीन सिख अलग हैं। तो इन सब भेदों के बावजूद हम सब साथ रह रहे हैं। तो सांस्कृतिक भिन्नता के बाद भी हमारे पूर्वज एक हैं, हमारा रक्त एक है। इसको आधार बनाकर उन सब समुदायों के अस्तित्व को साथ रखते हुए हम इकट्ठे हो सकते हैं। प्रतीक हम अलग से चुन सकते हैं इनके लिए। अब सिख कम्युनिटी का जो आपने जिक्र किया, तो खालिस्तान एक शब्द आता है बहुत बार जी, और एक्चुअल लोग कहते हैं खालिस शब्द नहीं है, खालस शब्द है, प्योर। तो खालिस्तान होना चाहिए, वो खालिस्तान से उसको इंटरप्रेट किया जाता है। तो वो एक डिमांड उनकी भी है। तो फिर अब बांग्लादेश अलग है, पाकिस्तान अलग है, एक खालिस्तान और अलग हो जाता है। उस बारे में कभी आप सोचते हैं क्या कि क्या वो लोग जो हैं, जो उस माइंडसेट के हैं, वो इन चीजों पर उतर आएंगे, भाई अब हम करेंगे ऐसा, हम इसे अलग बनाएंगे? तो फिर उस बारे में क्या विचार रखते हैं? एक समय भारत में गोरखालैंड की मांग होती थी, अभी भी कुछ उनके 2-4 लोग बचे हुए हैं। एक समय बोडोलैंड की मांग होती थी, बोडो समुदाय है, वो अलग देश मांगते थे। इसी तरह कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो सिखों में कुछ लोगों को भड़काते हैं। पाकिस्तान से ये प्रायोजित हैं, कनाडा से कुछ लोग प्रायोजित हैं और भारत को कमजोर करने के लिए खालिस्तान मांगते हैं। ये खालिस्तान मांगने वाले बहुत मुट्ठी भर लोग हैं। और बहुसंख्यक सिख समाज प्राचीन हिंदू परंपरा का हिस्सा है। खालसा पंथ की स्थापना ही इसलिए हुई थी कि हिंदू धर्म की रक्षा की जाए। तो ये भेद समाप्त किए जा सकते हैं। अब इस्कॉन का जो मामला है बांग्लादेश में बड़ा गरमाया हुआ है। एक संत को जो है उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और इंडिया में अगर अब मैं बात करता हूं, वहां पर एक संत की गिरफ्तारी हुई है, बवाल हो रहा है। इंडिया में भी अब राम रहीम जी का जब जिक्र आता है तो बहुत से लोग उन्हें पिताजी कहते हैं। वो उनके भी फॉलोअर्स हैं जी, वो भी गिरफ्तार हैं इंडिया में जी। रामपाल जी की बात आती है, आसाराम बापू उनके अंदर हैं जी, और साउथ के शायद एक नित्यानंद जी हैं जो इंडिया में है ही नहीं अभी जी। तो इनके बारे में क्या विचार अब आप रखते हैं? भाई वहां पर एक संत की गिरफ्तारी होती है, उस गवर्नमेंट ने करी है और उनमें भी शायद दिमाग रहा होगा कुछ, कोई कटाक्ष किसी पर नहीं है इस प्रकार का, लेकिन यहां भी होती हैं। कैसे कोरिलेट करेंगे इन चीजों को? अलग बातें हैं। भारत में एक संविधान की व्यवस्था के तहत शासन है। कोई व्यक्ति चाहे वो किसी संप्रदाय में संत हो, उनकी मान्यता हो, पर कानून के द्वारा उनको सजा मिली है और वो और उनके अनुयायी सभी उस कानून में विश्वास करते हैं, उस कानून के प्रति आस्था है, उनको सजा मिली है, वो सजा का भोग कर रहे हैं और उनके जो समर्थक हैं वो भी इस बात को अनुभव कर रहे हैं। मेरी आस्था, मेरी श्रद्धा किसी के प्रति हो सकती है, किसी के प्रति नहीं भी हो सकती है, पर हम सभी उस कानून का पालन कर रहे हैं। बांग्लादेश में आज संविधान की मर्यादा ही नहीं बची है क्योंकि एक चुनी हुई सरकार को अपदस्थ किया गया। चिन्मय कृष्ण दास जो हैं, उनके ऊपर आरोप क्या है कि बांग्लादेश के झंडे से ऊंचा उन्होंने एक ध्वज लगाया, यही मुख्य आरोप है। जबकि ये जो भी आंदोलन उन्होंने आरंभ किया था वो आंदोलन इसलिए किया था कि जो हिंदुओं के साथ मारपीट, लूट, बलात्कार, ये जो घटनाएं हो रही है ये नहीं हो।
इन दोनों घटनाओं को हम जोड़ नहीं सकते, क्योंकि वहां संविधान का शासन ही नहीं बचा है। इसीलिए बांग्लादेश की इस घटना के लिए हमारा विरोध होना चाहिए। जी दोस्तों, बातें बहुत सारी हैं और चर्चा जो है बहुत लंबी की जा सकती है, पर मैं जो समझ पाया हूं, और शायद आप सहमति मुझे लगता है उस चीज पर दें। दोस्तों, सबके अलग अलग कल्चर हैं। आप 50 किलोमीटर जहां पर भी हैं, किसी भी कंट्री में हैं, किसी भी देश में हैं, राज्य में हैं, जब 50 से 100 किलोमीटर का दायरा आप क्रॉस करते हैं, भाषा बदल जाती है, खान पीने का तरीका बदल जाता है। कहीं पर बारिश ज्यादा होती है, कोई समुद्री एरिया है, कोई पहाड़ी इलाका है, सबका रहन सहन, भाषा अलग हो जाती है। और प्रकृति की दोस्तों देन है सभी चीजें, और मैं समझता हूं सबको एकजुट रहना चाहिए। बांट बांट कर, मैं फिर वही बात कहूंगा कि छोटे छोटे टुकड़े करके तो कॉलोनियों जितने भी फिर देश बन जाएंगे। क्या कहते हैं आप, मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही है। यही हमारा मूल मंत्र होना चाहिए कि भेदों को समाप्त करें, एक दूसरे के बीच में विचारों के, खान पान के, पहनावे के, रंग के, भाषा के अंतर को रखते हुए, परस्पर एक दूसरे का सम्मान करते हुए भी हमें एकत्व पर ध्यान देना है। केवल मनुष्य मात्र होने के नाते एक दूसरे का सम्मान है। विचारों में भेद हो तो भी हम मनुष्य हैं, तो हम एक हैं। जी जी। अब जब आपने मेरी बात पे सहमति दी है, तो सेक्युलर शब्द हटाने का जो है एक पॉइंट कम हो जाता है, क्योंकि सब जो हैं अलग अलग हो गए और फिर इकट्ठे रह रहे हैं, तो धर्म निरपेक्ष या जाति निरपेक्ष और सब कुछ अलग अलग आ जाता है उसमें। उस पर अब क्या कहते हैं, क्या हटना चाहिए या रहना चाहिए? देखिए, निरपेक्ष हम हो नहीं सकते। निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट। ये जो दुनिया है ये रिलेटिव है। आइंस्टाइन ने कहा था कि सब कुछ रिलेटिव है, समय भी रिलेटिव है। तो निरपेक्ष तो हो नहीं सकता। सही ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए? सर्वधर्म समभाव। अब ये सेक्युलर शब्द संविधान में बहुत बाद में जोड़ा गया, इसकी व्याख्या होनी चाहिए एक बार ठीक से, संविधान के विशेषज्ञ बैठने चाहिए और इस पर चर्चा हो कि यह शब्द रहे या इसका कोई इक्विवेलेंट, एक बेटर ट्रांसलेशन वहां इंप्लांट किया जाए। पर यह विचार करने योग्य है कि हमारे पास एक अच्छे शब्द की खोज जरूर होनी चाहिए। सेक्युलर शब्द हमारी संस्कृति का नहीं है, बाहर से लाया गया एक बहुत ही शैलो वर्ड है ये। इसकी जगह एक बहुत बेहतर शब्द हो सकता है। क्या हो सकता है, ये आगे चर्चा का विषय है। इस बात से एक प्रश्न लूंगा और चर्चा का अंत करेंगे। सेक्युलर शब्द आपने कहा कि हमारी भाषा का नहीं है जी। लेकिन मैं बहुत बार देखता हूं हमारी कोर्ट की प्रेसिडिंग्स होती हैं जो, या ऊपर से सदन में कार्रवाई जो हो रही होती है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत बार हो रही होती है जी। तो वो वहां की लोकल लैंग्वेज में नहीं हो रही है, और जो प्रेसिडिंग्स हैं या कोई आदेश पारित हो रहे हैं ऊपर से, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का जो है ना बहुत प्रयोग किया जा रहा है। और आज की डेट में इंग्लिश मीडियम जो है बहुत पहले से प्रचलन में आया था, अब तो बहुत ज्यादा इंटरनेशनल बोर्ड आ गया सीबीएसई के बाद भी जी। तो सेक्युलर तो हमारी भाषा का नहीं है जो आप कह रहे हो, लेकिन वो जो इंग्लिश है और वो सर्वोच्च न्यायालय में यूज हो रही है, तो हमारा जो अखंड भारत है, क्या हम एक भाषा नहीं ढूंढ पाए अपनी कि हम दूसरों की दी हुई भाषा पर जो है चर्चा करते हैं? यही तो एक विचित्र बात है। दुनिया में बाकी देशों में क्या हुआ है, अगर वहां एक से अधिक भाषाएं हैं तो उन्होंने 4 या 5 भाषाओं को राजकीय भाषा बनाया है। भारत में क्या होना चाहिए? भारत में यह होना चाहिए कि अंग्रेजी हटाई जाए, मुख्य कामकाज बहुलता की भाषा है हिंदी, हिंदी में हो, हिंदी के साथ 2 या 3 अन्य भाषाओं में भी हो। हाईकोर्ट का कामकाज अंग्रेजी में ना होकर स्थानीय भाषाओं में होना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट का काम क्यों नहीं तमिल में होना चाहिए? तो इसी तरह केरल में, कर्नाटक में क्यों नहीं मलयाली और कन्नड़ में हाईकोर्ट का काम होना चाहिए? और क्यों नहीं दस्तावेजों का 3 या 4 भाषाओं में अनुवाद होना चाहिए? यह बिल्कुल हो सकता है और इतना व्यय किया जा सकता है सरकारों द्वारा। लेकिन इस विषय पर कोई बात नहीं करता है। बात होती है हिंदू राष्ट्र पे और बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक जो समाज है उस पर बात होती है। इन विषयों पर बात नहीं होती। बच्चा वो जो सीखने जा रहा है ना, घर पर लैंग्वेज कुछ और है, लेकिन जब वो कल्चर दूसरा देखता है, और थोड़ा अपग्रेड करके इसको बात करूं तो जो खड़ा हुआ है मुलजिम जिसके ऊपर मुकदमा है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि सामने बोल क्या रहे हैं। तो कैसे जो है सब कुछ एक किया जाएगा, ये प्रश्न ज्यों का त्यों मुझे इन विषयों के कारण लगता है। ऐसे बहुत से विषय हैं जी, पुनः चर्चा करेंगे जी।
जी। तो दोस्तों, आज की चर्चा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभिषेक जी से हम दोबारा भी मिलेंगे, बात करेंगे। मुद्दे बहुत हैं और मैं ये समझता हूं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो सर अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, आप भी अपने विचार जरूर है कमेंट सेक्शन में रखिए। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।